Hello viewers, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to Hindu Marriage Act 1955. गाइस अब तक हमने 1 to 11 सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 12 को। ये हमारा चल रहा है चैप्टर 3 नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स। गाइस अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं वॉच की तो प्लीज़ आप उन वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए, देन आप इस वीडियो को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिजेस। गाइस जो वॉइडेबल मैरिजेस होती है इसका मीन्स होता है जब मैरिज होती है एट द टाइम ऑफ द बिगनिंग वो एज ए वैलिड ही होती है। जब भी कोई भी मैरिज होती है वो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ऑल सेरेमनी परफॉर्म होती है, देन कोई मैरिज वैलिड कंसिडर होती है। तो इस मैरिज में वॉइडेबल मैरिज में क्या है कि ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं, मेंशन की गई हैं। अगर कोई भी पार्टी हस्बैंड चाहे वाइफ दोनों में से कोई भी पार्टी इन कंडीशंस को फॉल करती है तो उनके पास ऑप्शन है, उनके पास चांस है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में जाकर उनके अगेंस्ट अपनी मैरिज को अनल्ड डिक्लेयर करवा सकती है। आई होप आपको ये मीनिंग इसका अंडरस्टैंड हो गया होगा। आगे की अब हम बात करते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट की। गाइस यहाँ पर अब हम बात करेंगे सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसमें बात की गई है कि जो मैरिज हैज़ नॉट बीन कंजुमेटेड मीन्स जो आपकी मैरिज है कंजुमेट नहीं हुई तो आपके पास राइट बनता है कि आप कोर्ट में जाकर पिटीशन लगा सकते हैं कि आप अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। मीन्स जो आपकी जो मैरिज है वो कंजुमेट क्यों नहीं हुई, रीज़न क्या है, इम्पोर्टेंसी भी हो सकती है, फिजिकल अनफिटनेस। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि इम्पोर्टेंसी का मीनिंग क्या है तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया है कि जो इम्पोर्टेंसी है उसे हेल्ड किया है इफ़ his or her mental or physical condition makes consummation of marriage impossible। मीन्स हस्बैंड या वाइफ की जो मेंटल या फिजिकल कंडीशन जो है वो मैरिज को आगे कंजुमेट करने में इम्पॉसिबल है तो इस ग्राउंड के बेस पर भी अग्रीव्ड पार्टी पटिशन फाइल कर सकती है कोर्ट में अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। गाइस कंजुमेट होना मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी मैरिज कंजुमेट नहीं होती तो आप कोर्ट में पटिशन लगा सकते हैं। अगर आपकी मैरिज कंजुमेट हो गई है तो आपके पास कोई राइट नहीं बनता कि आप इस ग्राउंड के बेस पर पटिशन लगा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें दिल्ली हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंसी को कैसे डिफाइन किया है, जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने डिफाइन किया है लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म फुल एंड कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स। मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ में दोनों में से किसी भी एक पार्टी में लैक ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी मैरिज को आगे कंप्लीट कंज्यूमेट नहीं कर पाते तो उनके पास राइट बनता है कि वो अपनी मैरिज को आगे इसे अनल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। अगर आपकी मैरिज हो जाती है, आपकी मैरिज कंज्यूमेट हो जाती है, आपको उसके बाद 2 साल के 3 ईयर 4 ईयर के बाद आपको लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम अब हम फेस कर रहे हैं दोनों में से कोई भी पार्टी हस्बैंड या वाइफ, तो आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप इन ग्राउंड के बेस पर अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सको। तो आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की कि अगर हमारे ये हिंदू लॉ में बात की गई है वॉइडेबल मैरिजेस की तो क्या इसके साथ साथ अदर लॉज में भी ये बात है, वॉइडेबल मैरिज की प्रोविज़न है? तो इसका आंसर है यस। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हिंदू लॉ की, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसका सेक्शन 12 जो डील करता है वॉइडेबल मैरिजेस को लेकर। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर स्पेशल मैरिज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोर्ट मैरिजेस होगी या लव मैरिजेस होगी, वो फॉल करती हैं हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर। अगर आपको ऐसी कोई ग्राउंड आपकी फॉल करती है तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप इसे वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें इंडियन डिवोर्स एक्ट में भी ये वाली प्रोविज़न है। जो लॉ है गाइस वो ईच एंड एवरी पर्सन के लिए, ईच एंड एवरी कम्युनिटी कस्टम के लिए बना हुआ है। अगर हम पारसी या मुस्लिम लॉ की बात करें उसमें भी ये वाली प्रोविज़न है। इसके अंडर आप अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके साथ ही अगर अब हम एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि जो इम्पोर्टेंसी है क्या ये बॉय पर इम्प्लाइड होती है या फिर गर्ल्स पर इम्प्लाइड होती है? तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें, एक केस था केला
एमेनुअल वर्सेस नाली प्यूग्यो सुनंदा, ये वाला केस था 23 फरवरी 1998 में। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ये केस था। गाइस इसमें ये लॉ पॉइंट आया था कि द वर्ड इम्पोर्टेंसी इज नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर जेंडर लाइक मेल ओनली। मीन्स जो इम्पोर्टेंसी वर्ड है ये किसी भी एक पर्सन के ऊपर, एक जेंडर के ऊपर इम्पोज्ड नहीं होता, रिलेट नहीं करता, बिलोंग नहीं करता। ये मान लो कि मेल के ऊपर, ऐसा नहीं है कि ये मेल ऊपर ही अप्लाइड होता है, नहीं। यहाँ पर बात आती है कि जो मैरिज है, नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज इज इम्पोर्टेंसी and the said word is equal applied applicable to both husband and wife। मीन्स जब आपकी जो मैरिज है वो कंज्यूमेशन नहीं हुई, नॉन कंज्यूमेशन होगी, तो इम्पोर्टेंसी है वो दोनों पार्टीज के ऊपर इक्वली अप्लाई होती है। मीन्स चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों पर ही अप्लाई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो इम्पोर्टेंसी है, कैन इम्पोर्टेंसी बी कंसिडर एज अ क्रूलिटी, तो इसका आंसर है यस। A lack of ability to do so is mental cruelty on the part of the other partner। मीन्स अगर कोई पर्सन उस अपने जो मैरिज है उसे कंज्यूमेट नहीं हुई, तो जो भी ग्रीव्ड पार्टी है वो मेंटल सफ़र कर रहा होगा, ये उसे हम एज ए मेंटल क्रूलिटी में फॉल करता है, तो एज ए उसे मेंटल क्रूलिटी कंसीडर किया जाता है कि ये उसके साथ मेंटल क्रूलिटी हो रही है। तो उसके पास राइट बनता है कि वो अपनी मैरिज को कोर्ट में पटिशन लगा सकता है कि मेरी मैरिज को इस ग्राउंड के बेस पर इसे नल एंड वाइड डिक्लेयर मैं करवाना चाहता हूँ। अगर जो पार्टी ने ये पटिशन लगाई है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा या उस पटिशनर के ऊपर होगा कि पटिशनर को कोर्ट में ये वाले प्रूफ देने पड़ेंगे कि जो रिस्पोंडेंट है वो एज ए इस प्रॉब्लम से जहाँ इस डिसीज से सफ़र कर रहा है। तो आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर होगी। इसके साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, समर सोम वर्सेस साधना सोम। ये ऑन 13 फरवरी 1975 का ये केस लॉ है। गाइस डिवीज़न बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट में ये हेल्ड किया था कि जो वुमेन होती हैं, जो उनकी यूट्रस रिमूव हो जाती है बिफोर द मैरिज, शी कैन नॉट बी कंसिडर एज ए इम्पोर्टेंट। मीन्स जो वुमेन होती हैं बिफोर द मैरिज, उनकी जो यूट्रस होती है वो रिमूव हो जाती है बाय द ऑपरेशन, ऑपरेट के थ्रू। उसकी जो उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम थी कि उन्हें ऐसे सर्कमस्टांसिस से कि बिफोर द मैरिज उन्हें अपनी जो यूट्रस है उन्हें रिमूव करवानी पड़ी, बट इसे एज ए इम्पोर्टेंसी कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो हमारा सेक्शन 12 उसका क्लॉज 1 सब क्लॉज बी है, उसमें बात की है नीदर पार्टी एट द टाइम ऑफ मैरिज। नीदर पार्टी मीन्स दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में से, दोनों में से कोई भी पार्टी, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, दोनों में से कोई भी पार्टी क्या नहीं होनी चाहिए, कंट्रावेंशन ऑफ द क्लॉज सेकेंड ऑफ सेक्शन 12। जो हमारा सेक्शन 5 है उसका जो क्लॉज 2 है जो बात करता है, उसकी 3 कंडीशंस हैं। उसकी 3 कंडीशंस कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन की बात करें, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मीन्स अनसाउंडनेस माइंड का हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द मैरिज। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड गिविंग अ वैलिड कंसेंट। मीन्स जब भी दोनों की शादी हो रही है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ द मैरिज उनमें एक अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। मीन्स फ्री कंसेंट होनी चाहिए उनके मैरिज के लिए, ये नहीं कि वो एक वैलिड कंसेंट देने के लिए मेंटली फिट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड की अगर हम बात करें, सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। मीन्स उन्हें बात तो समझ आ रही है, उन्हें चीज़ें समझ आ रही है कि हमारा भी क्या हो रहा है, क्या होने लगा है, बट वो अनफिट है अपनी मैरिज के लिए मेंटली भी, या फिर वो अनफिट है प्रिकॉशन ऑफ चिल्ड्रन। मीन्स वो अनफिट है, जो अपनी मैरिज है उसके लिए वो आगे उसे कंज्यूमेट नहीं कर पाएंगे, एंड देन जो उनके बच्चे हैं उन्हें भी वो उनका बर्थ नहीं हो पाएगा उनकी मैरिज कंज्यूमेट ना होने के कारण। तो दैट आर रीज़न। इसके अगर ऐसा कुछ है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, तो इस ग्राउंड के बेस पर भी आपकी मैरिज अनल हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम एक केस लॉ की बात करें, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ये केस लॉ है, तेलम सुरेश बाबू वर्सेस टी श्वेता रानी। गाइज इस केस लॉ में ये बताया गया था कि कोई भी पर्सन, जो भी अग्रीव्ड पार्टी है, अगर वो पटिशन लगाती है इस सेक्शन के अंडर
तो उसे जो भी डिसीज़ है, मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर उसे अनसाउंडनेस माइंड की प्रॉब्लम है, तो इससे उसे कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। इसके बाद ही अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। तो गाइस यहाँ पर बात आती है कि जो मैरिज है वो आपके एक फ्री कंसेंट के साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि जो आपकी मैरिज है ये एक ज़बरदस्ती हो रही है, जो आपकी डिसेप्शन से हो रही है। डिसेप्शन का मीन्स होता है कि किसी धोखे में हो रही है। यहाँ पर मैं आपको डिसेप्शंस में एक बात बता दूँ, इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है फोर्स टू थ्रेट, ये है मटीरियल इफेक्ट, ये है सर्कमस्टांसिस। ऐसे में हम सबसे पहले बात करते हैं डिसेप्शंस की। गाइस यहाँ पर देखिए, यही है बॉय और ये है गर्ल, और इस पर हमने बात की कि दोनों पार्टी, मान लो जो बॉयज़ गर्ल है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, ये दोनों मान लो लवर्स हैं, बट ये दोनों अलग अलग रिलीजन्स के हैं। इसका अलग रिलीजन है और इसका अलग रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन से हैं। बट जब भी मान लो बॉय है, बॉय ने क्या किया, जो लड़की थी मान लो वो अलग रिलीजन की थी, उसे इनके इनके हिंदू धर्म के रिलीजन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि मैरिज कैसे होती है। लड़के ने क्या किया, लड़की से मान लो मिलने आई और लड़का ऐसे 2-3 बार बोला कि हाँ मेरे साथ शादी कर लो, बट लड़की ने बोला कि मेरे अभी घर वाले नहीं मान रहे, मैं उन्हें बाद में मना लूँगी। बट क्या होता है यहाँ पर, लड़के ने क्या किया कि इसे ज़बरदस्ती में, इसे नहीं पता था, एक धोखे के साथ मजाक मजाक में इसे मंदिर में ले गया। वहाँ पर इसे बोला कि आप मुझे गार्लैंड डालो, मैं आपको गार्लैंड डालता हूँ, मीन्स एक दूसरे को हाथ डाले। उसके बाद दोनों ने हंसी हंसी में ऐसे 7 फेरे ले लिए। उसके बाद ऐसे ऐसे जो मंगलसूत्र होता है ऐसे ऐसे बोला कि एक हमारा एक नेकलेस है, ऐसे ऐसे बोलकर इसे डाल दिया। जो उसको थोड़ा सा संदूर लगा दिया इसे माथे में। अब उसे बाद में बोला कि ये अब हमारी शादी होगी। बट इसकी नॉलेज लड़की को नहीं थी, लड़की ने ये चीज़ सिर्फ एक मजाक में की थी। तो इस ग्राउंड के बेस पर भी, ये हमने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताई है, तो इस ग्राउंड के बेस पर भी जो अग्रीव्ड पार्टी है वो पटिशन फाइल कर सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें ज़बरदस्ती की, तो गाइस ये इसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब फर्स्ट की बात करते हैं, फोर्स टू थ्रेट। जो आपकी फोर्स टू थ्रेट है ये फिजिकल थ्रेट भी हो सकती है, जहाँ आपको मेंटली आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, जहाँ आपको थ्रेट कर रहा है। इस चीज़ को भी हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देते हैं। गाइज यही चीज़ हम लेते हैं, ये बॉय है ये गर्ल है। ये बॉय ने क्या किया कि लड़की, मान लो जो गर्ल है जो स्कूल कॉलेज जाती थी, जो लड़का था ये एज ए एक मान लो कि अच्छे करैक्टर का नहीं था और ये लड़की को देखता था, इसने लड़की को उठा लिया ज़बरदस्ती। यहाँ पर होगी फिजिकल फोर्स। इसने ज़बरदस्ती लड़की को उठाया और इसे इसके हेड पर, इसके सिर पर बंदूक गन रख दी कि अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करोगे, मंदिर में ले गया कि अगर आप मेरे साथ शादी नहीं करते तो मैं आपको शूट कर दूंगा। तो लड़की ने डर के मारे गन के बिहाफ पर इसके साथ शादी कर ली, क्योंकि वो डर रही थी थ्रेट के सिर पर लड़के ने उसके साथ मैरिज कर ली। तो इस बिहाफ पर भी आपके पास ग्राउंड है कि आप अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, मटीरियल फैक्ट। गाइस थ्रेट का यहाँ पर अगर हम बात करें, थ्रेट यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मान लो कि जब आप घर से बाहर जा रहे हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये दोनों में से कोई भी एक बोल दे कि हाँ मैंने आपके मदर को, जो आपके पेरेंट्स को किडनैप करके रखा हुआ है, आप मेरे साथ शादी करो। ऐसी भी थ्रेट हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ मान लो कि कोई विडो लेडी है, मान लो यहाँ ये कोई विडो लेडी है, ये बॉय है, तो ये इसके पास राइट तो है, ये मैरिज कर सकती है, बट उसकी फ्री कंसेंट चाहिए। मस्ट बी इम्पॉर्टेंट फॉर फ्री कंसेंट, उसकी मैरिज के लिए फ्री कंसेंट चाहिए फॉर मैरिज। तो गाइज यहाँ पर क्या होगा, जो ये विडो लेडी है ये मैरिज कर सकती है, बट लड़के ने क्या किया कि जो इसके बच्चे हैं उसे किडनैप कर लिया और उसे बोला कि अगर आप मेरे साथ मैरिज नहीं करते तो मेरे आदमी या मैं आपके बच्चे को मार दूंगा। जो बच्चा जो किडनैप है, ये मैंने आपके बच्चे को किडनैप किया है, ये फ़ोन में या किसी वजह से इस लेडी को दिखा देता है कि जो आपका बच्चा वो मेरे पास है। ऐसी थ्रेट भी हो सकती है। जहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जो लड़का है ये गर्ल को बोल सकता है कि मैं आपके माँ बाप को गोली मार दूंगा, जहाँ आपके मदर एंड पेरेंट्स को मैं एक्सीडेंट में उड़ा दूंगा, जहाँ कुछ भी ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ऐसी थ्रेट हो सकती है। जहाँ फिर ऐसा भी हो सकता है, दोनों लड़का बॉय एंड गर्ल दोनों बिफोर द मैरिज से पहले कहीं घूमने जाते हैं, दोनों एज ए लवर होते हैं, तो दोनों में ऐसे कुछ दोनों बैठते हैं, बट दोनों में कुछ ऐसे रिलेशनशिप हो जाते हैं। उसके बाद लड़का जो है उसकी वीडियो बना लेता है या कुछ ऐसा करता है, तो उसके बाद वो
ऐसे बोलता है कि हाँ मुझे अगर आप मेरे साथ मैरिज नहीं करोगे तो मैं आपकी वीडियो वायरल कर दूंगा, ये देखो मैंने आपकी वीडियो बनाई हुई है। तो इस ग्राउंड के बिहाफ पर भी आप अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। तो ये होगी आपकी थ्रेट। तो ये तो गाइज हमने एज ए आपको एक एग्जाम्पल बताई कि ये वाले एग्जाम्पल के बिहाफ पर आप अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। बट ये है कि जो भी पटिशन लगाएगा उसको इनके जो भी प्रूफ है, वैलिड प्रूफ कोर्ट में प्रूफ देने पड़ेंगे। अगर कोर्ट उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाती है तो आई होप आपकी जो डिग्री है वो आपके फेवर में आ जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें मटीरियल फैक्ट की, तो गाइज जो मटीरियल फैक्ट है इसमें होता है कि दूसरी पार्टी मिस रिप्रेजेंटेशन करती है दूसरी पार्टी को। एक पार्टी दूसरी पार्टी को, मान लो ये बॉय है और ये गर्ल है, जब इनकी शादी हुई एट द टाइम ऑफ द मैरिज से पहले इन्होंने क्या बोला, जो लड़का था इसने बोला कि लड़की की, लड़के ने उम्र पूछी तो लड़की की जो एज थी वो थी 35 ईयर, बट इनके पेरेंट्स ने बताई जो लड़की की उम्र है वो है 37 ईयर। बिकॉज लड़की देखने में उम्र की उसका अंदाज़ा नहीं चल रहा था, उम्र पता नहीं चल रही थी कि लड़की कितनी एज की है। तो इन्होंने तब लड़की की जो उम्र है वो एज ए मिस रिप्रेजेंट किया, उसे एज ए गलत बताया। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि मान लो जब भी इंडिया में हमारे शादियाँ होती हैं तो एक दूसरे का स्टेटस पूछा जाता है कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, कितना कमाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये बोल सकते हैं कि हाँ जो लड़का है ये गवर्नमेंट जॉब पर है, ये पब्लिक सर्वेंट है। तो लड़की की इच्छा थी कि मैंने पब्लिक सर्वेंट से ही शादी करनी है, तो लड़की इसके साथ मैरिज कर लेती है। बट इसे 2-3 आफ्टर द मैरिज 2-3 मंथ के बाद इसे पता चलता है कि जो लड़का है ये एज ए नॉर्मल, ये कोई काम धंधा नहीं करता, बट इसके घर वालों ने मुझे बताया नहीं। तो इस ग्राउंड के बेस पर भी जो मैरिज है वो एज ए नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें सकमस्टांसेस की, तो गाइस कई बार क्या होता है कि हमारे सकमस्टांसेस भी ऐसे हो सकते हैं कि जैसे जो मान लो कि एक बड़ी सिस्टर है, मान लो 2 सिस्टर थी, दोनों बहनें, तो उसमें क्या होता है कि एक सिस्टर की जो बड़ी वाली है मान लो वो नहीं मानी, जब वहाँ वो घर से चली गई कि ऐसे कहीं मान लो कि उसे कोई गवर्नमेंट जॉब करनी थी, जहाँ उसे कुछ करना था, घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे, तो उसने क्या किया कि गुस्से में वो अलग रहना स्टार्ट कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी अभी, मुझे अभी कुछ बनना है, जब मुझे अभी किसी सिविल सर्विस की प्रेपरेशन करनी है। तो इसमें क्या है कि छोटी वाली सिस्टर की मैरिज कर देते हैं। तो उसमें क्या है, जो छोटी वाली लड़की है वो उसके पास टाइम पीरियड है कि वो आफ्टर द मैरिज उसके पास अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, उसके पास ये राइट बनता है। बिकॉज जो मैरिज है वो आपकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात आती है कि जिन बच्चों की मैरिज एज ए माइनर होते हैं, जहाँ फिर कई बार क्या होता है कि फ्री कंसेंट नहीं है, गार्डियंस ने अपनी कंसेंट दे दी, गार्डियंस की कंसेंट के ऊपर जहाँ फिर जो गार्डियंस हैं उन्होंने फोर्सफुली जहाँ फिर उसे फोर्सफुली जब फ्रॉड करके बच्चे की कंसेंट ली है, तो वो मैरिज भी एज ए वॉइडेबल डिक्लेयर की गई है, उस मैरिज को भी हम वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। यहाँ पर बात आती है चाइल्ड मैरिज एक्ट की, चाइल्ड मैरिज की। तो गाइस जो चाइल्ड मैरिज होती है इसमें क्या है, जो चाइल्ड मैरिज है वो कहीं भी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन नहीं की गई कि चाइल्ड मैरिज एक्ट अगर होती है क्या वो वॉइडेबल है या वॉइड है। गाइज ऐसी डेफिनेशन कहीं भी नहीं दी गई हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में। अगर हम बात करें जो हिंदू मैरिज एक्ट का हमारा सेक्शन 5 है उसका क्लॉज 3 है, जिसमें बात की गई है कि जो लड़का है उसकी 21, जो लड़की है उसकी 18 ईयर की एज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो इसमें क्या है, एट द टाइम ऑफ द मैरिज दोनों की एज कंप्लीट होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें अगर उनकी एज कम होती है तो इसकी जो पनिशमेंट है वो हमारे अंडर सेक्शन 18 हिंदू मैरिज एक्ट में मेंशन की गई है। उसमें ये 2 साल की इम्प्रिजनमेंट होती है, इसके साथ ही 1 लाख का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकते हैं। गाइज यहाँ पर आप बात करोगे कि इम्प्रिजनमेंट हमने लिखा है 2 ईयर रिग्रेस, ये चीज़ें बेयर एक्ट में भी लिखी है। जो हमारी इम्प्रिजनमेंट होती है ये 2 टाइप की होती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है एंड रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है। तो गाइज इसमें ये बात है कि जो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट होती है, जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है इसमें ये आपको बोला जाता है कि यहाँ अगर आप जेल में रहते हो तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, आप फ्री नहीं रहते आपको, मतलब ये स्ट्रॉन्ग वाली इम्प्रिजनमेंट होती है, स्ट्रिक्ट जिसे हम बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट सजा होती है अक्यूज्ड के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की,
जो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, तो गाइस इसमें अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की, तो गाइस ये वाला जो हमारा एक्ट है, क्या इसमें प्रोविज़न दी गई है कि जो चाइल्ड मैरिज होती है, मान लो एट द टाइम ऑफ द मैरिज लड़का या लड़की दोनों में ने एज कंप्लीट नहीं की थी, तो क्या वो मैरिज वर्डिबल हो सकती है? तो यस, इसका जो सेक्शन 3 है अंडर सेक्शन 3, इसके अंडर जो मैरिज है वो एज ए वॉइडेबल कंसिडर की जा सकती है, वॉइडेबल डिक्लेयर भी की जा सकती है, उसमें मैरिज को एज ए वॉइडेबल कंसिडर किया जाता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जब आपकी मैरिज एज ए माइनर में हुई है, बट जब आप अपनी एज कंप्लीट कर जाते हो 18 ईयर, मान लो आपकी एज अभी 18 ईयर की होगी आफ्टर द मैरिज, उसके बाद आपके पास 2 साल का टाइम है, 2 ईयर के टाइम पीरियड में आप अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। तो गाइज यहाँ पर एक हमने केस लिखा है, सरदार जितेंद्र कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट एंड अनदर, 2010 का ये केस है, दिल्ली हाई कोर्ट का गाइज ये केस है। गाइज इसमें ये चीज़ हमने बोली थी, इसमें ये चीज़ बोली थी कोर्ट ने कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है, बट इसमें पनिशमेंट दी गई है, उस पनिशमेंट में ये फॉल करता है, ये चीज़ इस केस लॉ में बोली गई थी। गाइज इसके बाद एक पॉइंट आता है कि अगर मान लो किसी की मैरिज माइनर में होगी, एज कंप्लीट नहीं हुई दोनों में से किसी भी पार्टी की, बट वो मैरिज नॉर्मली इक्वली अच्छे तरीके से कंज्यूमेट हो रही है, कोहैबिटेशन हो रहा है, दोनों पार्टीज में अच्छे से वो अपनी लाइफ को लिविंग कर रहे हैं, दोनों पार्टी हस्बैंड एंड वाइफ, तो गाइज वो मैरिज को एज ए वैलिड कंसिडर किया जाएगा, उस मैरिज को एज ए वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ये इसमें एक बात की गई है। वैसे हमारा जो लॉ है, लॉ में इस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है, बट अगर दोनों पार्टीज में कोई भी हस्बैंड या वाइफ में से अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, तब मैरिज की पटिशन लगती है। अगर दोनों में से कोई भी पार्टीज में या गार्डियंस कोई भी नहीं ऐसा कोई भी ऐसी कोई दोनों में से कोई भी पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं करती, तो गाइज वो नॉर्मली अगर मैरिज चल रही है तो एज ए वो वैलिड कंसिडर की जाएगी। मान लो कि लड़के की जो एज है वो 21 है, बट जो लड़की की एज है वो मान लो अभी 17 साल होकर अभी 3-4 मंथ रहते हैं 18 ईयर कंप्लीट होने से, मान लो अभी उसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए, तो इसमें अगर वो 18 साल कंप्लीट कर जाती है 3-4 मंथ के बाद, बट उनकी मैरिज पहले हो गई थी, तो उसके बाद लड़की की कंसेंट पे ऊपर बेस करता है कि लड़की की विलिंग है पटिशन लगाने की या नहीं। अगर लड़की को ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो मैरिज एज ए वैलिड ही कंसिडर की जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गाइज यहाँ पर बात की गई है कि जब मैरिज होती है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, क्या लड़की की जो लड़की है क्या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, प्री मैरिज प्रेगनेंसी तो नहीं है, इस ग्राउंड के बेस पर उसे अपनी मैरिज को नल करवा सकता है पटिशनर? तो इसका आंसर है यस। कौन सी ग्राउंड है? द रिस्पॉन्डेंट वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, मीन्स यहाँ पर हम रिस्पॉन्डेंट क्यों बोल रहे हैं गाइस, जो पिटीशन फाइल करेगा वो एज ए हस्बैंड ही कर सकता है, तो वो उसे इसलिए हम बोल रहे हैं लड़की को रिस्पॉन्डेंट, मीन्स जो लड़की है वो एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। अगर पिटिशनर को पता चलता है कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज रिस्पॉन्डेंट प्रेग्नेंट है, तो इस ग्राउंड के बेस पर भी वो अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। सेकंड पॉइंट है रिस्पॉन्डेंट वाज प्रेग्नेंट बाय समवन एल्स अदर देन द पिटिशनर, मीन्स किसी दूसरे से उससे बेबी हुआ है, जो किसी दूसरे के बच्चे की माँ बनने वाली है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, इस ग्राउंड के बेस पर भी वो अपनी मैरिज को डिक्लेयर नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, द पिटिशनर वाज अनअवेयर दैट द रिस्पॉन्डेंट, जब मान लो उसकी मैरिज हुई थी एट द टाइम ऑफ द मैरिज पिटिशनर को नहीं पता था, आफ्टर द मैरिज उसे पता चलता है कि जो उसकी वाइफ है वो एट द टाइम ऑफ द मैरिज शी वाज प्रेग्नेंट, तो इस ग्राउंड के बेस पर भी वो अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। इसके साथ ही अब हम केस लॉ देखेंगे, नेलवा वर्सेस मारुति 2013 का ये केस लॉ है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस केस को हेल्ड किया था। इस केस लॉ में ये बात की गई थी कि अगर जो भी कोई पिटिशनर है वो अगर अपनी पिटिशन लगाता है तो उसे एज ए एक ग्राउंड के बेस पर, तो उसे इस चीज़ के रिगार्डिंग प्रूफ देने पड़ेंगे, मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ इस केस लॉ में बोली गई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हमारा जो सेक्शन
12 है, इसका जो क्लॉज 2 है उसकी बात कर रहे हैं। नो पटिशन फॉर अनल अ मैरिज मीन्स कब जो पटिशन है वो अनल नहीं करवा सकते। मीन्स जब भी मान लो कि आपकी मैरिज को भी 1 साल हो गया, 1 साल के बाद आप पटिशन नहीं लगा सकते। आपको 1 साल के अंदर अंदर ही पटिशन लगानी होती है, उसके बाद आप पटिशन नहीं लगा सकते इन ग्राउंड्स के बेस पर। यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपको क्लियर हो गया सेकंड ग्राउंड की, आपको पता चल गया कि हाँ जो भी आपकी मैरिज हुई थी, जहाँ मेरी कंसेंट ली गई थी, वो कोई ज़बरदस्ती ली गई थी, जहाँ मुझे फोर्सफुली, जहाँ मेरे से फ्रॉड करके मेरी कंसेंट ली गई थी, बट उसके बाद आपकी जो मैरिज है, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में कोहैबिटेशन हो जाती है। उसके बाद अगर आप अच्छे से अपनी मैरिज, आपको पता होने के बावजूद भी आप कोहैबिटेशन करते हो, तो वो मैरिज एज ए आप एक हस्बैंड एंड वाइफ ही ट्रीट किए जाओगे। वो आपकी मैरिज एक नल एंड वॉइड नहीं हो सकती जब आपको पता चल गया कि हाँ मेरी जो कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, आप तब भी उसके साथ रह रहे हो एज ए हस्बैंड या वाइफ, तो वह एज ए मैरिज एक वैलिड ही कंसिडर की जाएगी। आई होप आपको ये वाला लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।